नमस्ते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वन विभाग का ऑफिस कहाँ है? बिल्कुल, कृपया मेरे साथ आइए। आपका हमारे गांव आने का क्या प्रयोजन है? हम एक कंपनी के लिए काम करते हैं जो उत्पाद बनाने के लिए औषधीय पौधों का इस्तेमाल करती है। हमने पौधों को इकट्ठा करने से पहले वन विभाग के अधिकारियों से मिलने के बारे में सोचा। क्या आपने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड से भी अनुमति ली है? यह जैविक जैव विविधता अधिनियम के तहत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारी जैसी कंपनियों के लिए वन विभाग से अनुमति लेना ही काफी है। हम जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए जैव विविधता प्रबंधन समिति या बीएमसी पर आपकी शंकाएं दूर करते हैं। दरअसल आज बीएमसी की बैठक है। बीएमसी बीएमसी हमारी मदद कैसे कर पाएगी? स्थानीय स्तर पर बीएमसी ही जैव विविधता की देखभाल करता है। उनके पास आपके सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। अच्छा, ठीक है, कृपया आइए। गिरधर चाचा, जो इस बीएमसी के अध्यक्ष हैं, एक प्रतिष्ठित बागवानी विशेषज्ञ हैं। इन सज्जनों को स्पष्ट तौर पर मालूम नहीं है कि क्या जैव विविधता अधिनियम इनकी कंपनी को प्रभावित करता है। हमें आपकी समिति के कामकाज और इस अधिनियम के बारे में मालूम नहीं है। महोदय, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले फायदों का उचित एवं न्याय संगत बंटवारा। प्रत्येक बीएमसी में कितने सदस्य होते हैं? प्रत्येक बीएमसी में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होती हैं और कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होते हैं। हमारे सभी सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं और इस क्षेत्र की मतदाता सूची में हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? हम इस क्षेत्र के जैविक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु अन्य बीएमसी और राज्य जैव विविधता बोर्ड हमारे कार्यों में से एक है लोक जैव विविधता रजिस्टर में रिकॉर्ड करना, जिसे हम संक्षिप्त में पीबीआर भी कहते हैं। उर्मिला आपको इसके बारे में और बता सकती है। लोक जैव विविधता रजिस्टर के लिए हम स्थानीय जैविक संसाधनों पर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए उनकी उपलब्धता, उनका औषधीय मूल और उनसे जुड़ी अन्य पारंपरिक जानकारी। हाँ, हम पीबीआर में जैविक संसाधनों की उपलब्धता का रिकॉर्ड भी रखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड उन आवेदनों पर हमसे सलाह लेते हैं जो आप जैसी कंपनियां उनको जमा करती हैं। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर हम फैसला लेते हैं कि हम संग्रह के लिए अनुमति दे सकते हैं या नहीं। हम अपने क्षेत्र से जैविक संसाधनों को ले जाने हेतु कुछ शर्तें निर्धारित कर सकते हैं एवं शुल्क भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ जैविक संसाधन हैं जिन्हें इनसे अलग रखा गया है। आप अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड की छूट सूची को देख सकते हैं। धन्यवाद, मैं यह करूंगा। लेकिन इस प्रक्रिया से आपके लोगों को क्या फायदा होता है? जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारा जीवन और हमारी जीवन शैली हमारे आसपास की प्रकृति से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। इसलिए ये उचित है कि हमें अपने संसाधनों और उनसे संबंधित जानकारी को दूसरों को इस्तेमाल करने देने के लिए लाभ का हिस्सा मिले। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमने इनका निर्माण उस कंपनी से प्राप्त लाभों से किया है जिसने एक औषधीय पौधे से पैसा कमाया है, जिसे हम पारंपरिक रूप से डेंगू के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हमारा पहले निर्धारित उपयोग और लाभ बंटवारा या एबीएस करार था। उन पौधों तक पहुंच के बदले हमें कुछ लाभ प्राप्त हुए। बहुत अच्छे। सभी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक बार मैं अपने बड़े अधिकारियों से बात करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी के बाद आपसे वापस मिलने आऊंगा। मुझे अभी जाना होगा और वन विभाग से पता करना होगा कि उन्हें हमारी कंपनी से कौन सी अतिरिक्त जानकारी चाहिए होगी। एक बार फिर से
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अच्छा चाचा, क्या केवल जंगल ही हमारी जैविक विविधता का हिस्सा है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जैव विविधता में वे सभी पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव और अन्य सभी जीवित प्राणी शामिल हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल जैविक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण रखना और रजिस्टर में रिकॉर्ड करना काफी है? जब हमारे पास रिकॉर्ड हो तो हम जान पाएंगे कि किन प्रजातियों का संग्रह किया गया है, कौन सी प्रजातियां खतरे में है, और ये भी कि हम उनका संरक्षण करने और उनका उपयोग करने की पूरी कोशिश कैसे कर सकते हैं। हमारे संसाधनों के अनाधिकृत शोषण को रोकने के लिए इन सभी को जैविक विविधता अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त ये अधिनियम सुनिश्चित करता है कि जैव विविधता संरक्षित है और लोगों की आजीविका और कल्याण के लिए उपयोग की जा सकती है। इस तरह से हमारे बच्चे आने वाले कई वर्षों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह सरकार द्वारा एक सराहनीय प्रयास है। मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।